हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों, आप अगर पवन टीचिंग सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं आज सीखने प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। हेडिंग देंगे हम लोग आज प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन दिशा परिवर्तन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हम कोई माध्यम ले लेते हैं, ये एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम की ओर जाती है तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसे जाना चाहिए इस तरीक़ा से, तो वह थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी, इसे सीधा जाना चाहिए तो वह दिशा में क्या कर देगी, हल्का सा परिवर्तन कर देगी। इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा हो गया, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो यह दिशा में हल्का सा क्या किया, परिवर्तन किया, जाना चाहिए इसको ये साइड से, चला गया इधर से। यही क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग चलेंगे, दूसरा देखेंगे प्रकाश। जब हम लोग पहला सीखें, पहला पॉइंट में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन करती है, उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का चाल जो होता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या कहने का मतलब वह हल्का दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो अगला हम लोग हेडिंग देंगे प्रकाश की चाल। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल में सबसे पहले हम लोग पॉइंट देंगे, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो लिखेंगे, या भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, या आप लिख सकते हैं इसे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। निर्वात, निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वहाँ उस स्थान पर वायु भी ना हो, उसे कहते हैं निर्वात, या इसे शून्य भी कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर हम लोग देखेंगे पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में यह पानी में प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में निर्वात में 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में कांच में प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगी। एक और बचा, उसको भी हम लोग देखते हैं हवा में, वायु में। हवा या वायु या एयर कहते हैं। हवा में प्रकाश की चाल 2,99,705 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश की चाल 2,99,705 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब हुआ कि हवा में प्रकाश 1 सेकेंड में 2,99,705 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ये लगभग 3 लाख के बराबर होता है। इसलिए हम लोग हवा में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मानते हैं, क्योंकि 3 लाख से कुछ ही कम होता है। इसलिए हम लगभग में इसे लगभग मान हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल किस में हुआ। तो सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में हुआ। ऐसे अगर माध्यम के अनुसार इसका मान चेंज होते रहेगा। कम वाला माध्यम के अनुसार प्रकाश की चाल में कम होते रहेगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हम लोग माध्यम समझ लेते। माध्यम है क्या। प्रकाश में माध्यम क्या। माध्यम मुख्यतः माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकली डेंस, या इसे एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंस होता है, एक ऑप्टिकली रेयर होता है। तो माध्यम 2 हम लेंगे, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। अगर यहाँ पर देखें, हवा के अपेक्षा
कांच सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, हवा के अपेक्षा पानी सघन माध्यम है और हवा है जो विरल माध्यम है। निर्वात के अपेक्षा हवा सघन माध्यम है और निर्वात होगा जो विरल माध्यम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उस में प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो प्रकाश की घनत्व में किस में ज़्यादा हो गया? कांच में ज़्यादा हो गया। किसके अपेक्षा? हवा के अपेक्षा। तो हवा के अपेक्षा कांच में प्रकाश का चाल भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल 2,99,750 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर यहाँ देखें निर्वात और कांच के अपेक्षा तुलना करें तो कांच है जो किसके? निर्वात के अपेक्षा सघन माध्यम है और निर्वात है जो विरल माध्यम है। तो कांच में क्या होगा? प्रकाश की चाल कम होगा। किसके अपेक्षा? निर्वात के अपेक्षा। निर्वात में देख सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3,00,000 है और कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उसी प्रकार हम लोग पानी और कांच में अगर तुलना करेंगे तो पानी हो जाएगा जो विरल माध्यम कहलाएगा और कांच होगा जो सघन माध्यम कहलाएगा। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि कांच में भी प्रकाश की चाल कम है और पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में 2,00,000 है। तो कह सकते हैं कांच सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसलिए यहाँ पॉइंट हम लिख दिए, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। प्रकाशीय घनत्व जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। अब प्रकाशीय घनत्व जितना ही कम होगा प्रकाश की चाल उतना ही उसमें अधिक होगा। इसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट में हम लोग समझेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या? आपतित किरण है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब किसे कहते हैं? तो हम लोग पहले एक एग्जांपल लेके कि पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन किरण को बिंदु किसे कहते हैं और परावर्तन किरण किसे कहते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग आपतित किरण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपतित किरण इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। INCIDENT इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं जो हम लोग समझेंगे। तो पहले एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझने के प्रयास करते हैं। अगर हम दो माध्यम लेते हैं, अभी हम लोग सीखें, एक वायु ले लेते हैं और एक पानी, यह दो माध्यम हो गया। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल क्या था? वायु में अधिक होता है, किसके अपेक्षा? पानी के अपेक्षा। तो पानी में क्या होगा? इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो एक आपतित किरण लेते हैं, दो माध्यम है वायु और पानी, दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा पर जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण का परिभाषा हो गया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, दो
माध्यमों को अलग करने वाली दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसे आई से हम लोग सूचित करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका परिभाषा हो जाएगा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है और इसी पर आपतित किरण यहाँ पर आया तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं इसका, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये क्या कहलाया जाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु हुआ तो इसे हम अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से हम लोग अभी लोग सीखे हम लोग कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब पड़ती है तो जो पथ से सीधे जाना चाहिए वह हल्का क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये मुड़ जाती है तो क्या कहलाएगा? ये अपवर्तन किरण कहलाएगा। अपवर्तन किरण इसे कहेंगे हम लोग। आपतन बिंदु हो गया। और हम लोग अगला देखेंगे तीसरा पॉइंट में अभिलंब। इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब को नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु और आपतित किरण पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। या सीधे कह सकते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। फिर बचा एक ठो हमको अपवर्तन किरण या अपवर्तित किरण भी से कहते हैं। तो हम लिखेंगे चौथा में लिखेंगे अपवर्तित किरण। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। लिखेंगे आपतित किरण जब दो माध्यमों पर सतह पर पड़ती है उससे परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन किरण या अपवर्तित किरण कहते हैं।
तो इसका परिभाषा हो जाएगा अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। हम लोग देख लिए आपतित किरण, देख लिए आपतन बिंदु, देख लिए आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण। तो हम लोग देख लेते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। ऐसे आपतन को इंसिडेंट से बोला जाता है, इसलिए इसको एंगल आई से सूचित किया जाता है। तो आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। परिभाषा हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एंगल ए आई। हम लोग देखेंगे अपवर्तन कोण। अगला हम देखेंगे हम लोग 5 में अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसका परिभाषा हो जाएगा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण और वर्तन कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड। यह आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको एंगल आर से सूचित किया जाता है। तो कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। तो इसका परिभाषा हो जाएगा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। तो हम लोग सीखें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब और आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो इसे आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। हम लोग आगे सीखेंगे कि जब किरण दो माध्यमों में जाएगी तो किस तरीक़ा से उस किरण का बिहेवियर होगा, किस तरीक़ा से वह अभिलंब के दूर जाएगी या अभिलंब के ओर जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यदि हम ले लिए, ऊपर हम ले लेते हैं विरल माध्यम और नीचे ले लेते हैं सघन माध्यम या सघन माध्यम।
तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, और आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से नज़दीक होकर गुजरेगी। तो इसका दूसरा अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह यह अभिलंब है, तो वह अभिलंब से दूर होकर जाएगी। यानी कि अभिलंब से क्या हो रहा है? यह दूर हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, या कहने का मतलब अभिलंब से नज़दीक होकर जाती है। तो दूसरा इसका हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। यह अभिलंब है, अभिलंब से क्या गया? दूर गया। तो आप इसे लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। यह दो प्रकाश के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो गया कि जब प्रकाश की किरण क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से नज़दीक होकर जाएगा, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर होकर जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग आगे देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? जो हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में पार्श्विक विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो अगला हेडिंग हम लोग देंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को हम लोग एक कांच के सिल्ली के द्वारा लेकर इसे साबित करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, अगला पॉइंट में दीजिएगा हेडिंग पार्श्विक विस्थापन। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है जिसे हम लोग देखते हैं। हम अगर एक कांच की सिल्ली लें, इस प्रकार से यह क्या है? कांच की सिल्ली। तो ये कांच हो गया। कांच इधर कुछ नहीं तो क्या होगा? वायु होगा। तो वायु क्या होगा? विरल माध्यम किसके अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाएगी तो यह अभिलंब से दूर होकर जाएगी या अभिलंब की ओर जाएगी?
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस तरीक़ा से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कांच ऊपर हो गया, फिर क्या आ गया, वायु। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण, कांच है कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और वायु कौन माध्यम, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो यह अगर अभिलंब हम बनाते हैं तो अभिलंब से दूर जाएगी। इस तरह से अभिलंब से दूर होकर जाएगी। अगर इस तरह के दिखाएं तो दिखाई प्रतीत होगा कि यहाँ से किरण आ रहा है, ये प्रतीत होगा कि किरण इस तरीक़ा से जा रहा है। इस तरीक़ा से। तो ये कौन किरण कहलाएगा, अपवर्तित किरण। इसी को हम लोग निर्गत भी किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जब दो माध्यम से होकर गुजरे तो वो जो अपवर्तित होगा उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। तो ये कौन किरण कहलाएगा, निर्गत किरण। तो पार्श्विक विस्थापन, तो और यह जो वास्तविक में जो किरण है वो प्रतीत हो रहा है कि इस तरीके से जा रहा है, और ये अपवर्तन किरण या निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण और किरण के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, निर्गत किरण और किरण के बीच बने को निर्गत किरण और किरण के बीच की दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे निर्गत किरण क्यों कहें कि जब यह एक माध्यम से आया, फिर दूसरा माध्यम गया, फिर तीसरा माध्यम से होकर निकला, तो इसलिए इसको क्या कहलाएगा, ये बार बार अपना पथ को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण और किरण के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसे भी आप लिख लें, पार्श्विक विस्थापन। उम्मीद है कि आपको पार्श्विक विस्थापन समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग समझ लेते हैं एक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हम लोग अपवर्तनांक समझ लेते हैं। तो अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक को लिख सकते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, आप इसे लिख लिए होंगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, या तो निर्वात भी बोल सकते हैं। शून्य और निर्वात एक ही होता है। तो शून्य बुक में दिया हुआ तो हम शून्य लिखेंगे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम को जो किसी माध्यम में आप लिए, अगर आप लेते हैं कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो शून्य अपवर्तन, पानी का अपवर्तनांक हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल, वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। तो हम लोग किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को इसे n से सूचित करते हैं, और शून्य में प्रकाश की चाल को c से सूचित करते हैं, और इसे cm से सूचित करते हैं। प्रकाश की चाल होता है, शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग किलोमीटर से तय बताते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को भी किलोमीटर से बताते हैं। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो कोई यूनिट ही नहीं रहा, कोई मात्रक ही नहीं रह पाया, तो हम लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक मात्रक हीन होता है।
अपवर्तनांक होता है जो मात्रक हीन होता है, क्योंकि अपवर्तनांक निकालने का तरीका होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल किलोमीटर में हम तय करते हैं, शून्य में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और उस माध्यम किसी माध्यम में ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं या वायु, जिसको प्रश्न के अनुसार जिसमें दिया जाएगा उसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, दोनों में तो किलोमीटर में ही तय करता है, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यह इसका कोई तो मात्रक हुआ ही नहीं, इसलिए क्या कहता है, अपवर्तनांक होता है जो यूनिट लेस होता है, अपवर्तनांक मानकहीन होता है या इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक हम लोग निकाल के देखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, फॉर्मूला उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, यानी कि कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल। अब कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो फार्मूला क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, तो लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में, उस माध्यम किस माध्यम का निकाल रहे हैं हम लोग, कांच का निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कांच का या कांच में प्रकाश की चाल। हम लोग जानते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बचा 3/2 और 3/2 को हम लोग 1.5 कहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5 और इसका कोई यूनिट मात्रकहीन होता है, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट जाता है तो कोई यूनिट नहीं रहा, इसलिए मात्रकहीन होता है। तो सिर्फ कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, 1.5 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग पानी में पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। आप कांच का अपवर्तनांक हम लिख लिए, पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, आप वायु का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर, आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 का खतरा और ही दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो 2 गज दूरी और मास्क से जरूरी, आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और पवन टीचिंग सेंटर के साथ जुड़कर अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, कहीं पर दिक्कत होता है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर मैसेज आते ही हम उसे रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ।